तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, झारखंड में एएनएम की 3181 पदों पे भर्ती आई है। इसका हम लोग इस वीडियो में सिलेबस जानेंगे, सैलरी जानेंगे, पोस्टिंग कहाँ मिलेगा ये जानेंगे और एग्ज़ाम का पूरा डिटेल जानेंगे। प्रोसेस की सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। और फॉर्म फिलअप कब होगा ये भी जानेंगे। तो एक वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 3181 पदों पे एएनएम की नियुक्ति होगी। इसके लिए आवेदन जल्द। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन कब होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन का डेट जो है जेएसएससी के द्वारा, यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जेएसएससी का फुल फॉर्म है, ठीक है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, इनके द्वारा कोई ऑफिशियल डेट नहीं जारी किया गया है कि इस डेट से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। लेकिन बोला गया है कि जल्द ही, यानी कि इसी महीने में आपका डेट आ जाएगा फॉर्म भरने का। और जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका फॉर्म कब से भराना शुरू होगा, ठीक है। और आप इसे अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर्म भर के भी वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। सेकंड चीज़ कि हमारा जो है टोटल कोई क्या अलग अलग ज़िला से फॉर्म भर सकता है। जैसे दो प्रकार की वैकेंसी है, एक है बैकलॉग और एक है रेगुलर। ये अंतर क्या होता है बैकलॉग और रेगुलर में, इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे रेगुलर है, ठीक है, नियमित, जिसको इंग्लिश में रेगुलर बोलते हैं। रेगुलर पोस्ट कितना है, तो रेगुलर पोस्ट है यहाँ पे टोटल आपका 3020 यहाँ पे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, BC1 सब कैटेगरी का सीट है। लेकिन ये जो बैकलॉग सीट है, बैकलॉग में 161 है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें स्पेशल जो है केवल बैकलॉग में रिजर्वेटिंग कैटेगरी, यानी कि एसटी, एससी और ओबीसी का सीट रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एसटी का सीट, ये एससी का सीट, ये BC1 और BC2, ठीक है। मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी कैटेगरी के लिए अलग से वैकेंसी भी दी जाती है। तो क्या जनरल जो ओबीसी वाले हैं, जनरल को छोड़ के, क्या इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं या इसमें भी? दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस में अप्लाई करेंगे, रेगुलर में करेंगे या बैकलॉग में। लेकिन बैकलॉग, मेरा हालत ख़राब हो गया इतना ज़ोर से गरजा ना, क्या बताएं, ठीक है। तो और मैं छत के ऊपर में वीडियो बना रहा हूँ, मैंने मोबाइल को फेंक दिया, इतना ज़ोर से तड़ित चालक हुआ, ठीक है, ठंड। मुझे अब डर लग रहा है कि वीडियो को आगे बनाऊँ या छोड़ दूँ। चलिए आगे करते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जय इंद्र भगवान डर तो लगता है यार, शादी उदी नहीं हुआ है अभी और गर्लफ्रेंड भी नहीं है। चलिए, ये सब मजाक की बातें हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है, अब एग्ज़ाम OMR होगा या CBT होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि आयोग के द्वारा OMR या फिर CBT दोनों में लिया जा सकता है। किस में लेगा वो बाद में डिसाइड करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है आपका कंप्यूटर में एग्ज़ाम होगा CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर पे ही एग्ज़ाम होगा आपका। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आदमी फॉर्म नहीं भरेगा, मुश्किल से 10 या 15 या 20 हज़ार आदमी फॉर्म भरेगा, उससे ज़्यादा फॉर्म भर ही नहीं पाएगा। क्योंकि केवल झारखंड के ही लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, बिहार या किसी अदर स्टेट के लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। एग्ज़ाम जो रहेगा आपका, एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा चलिए जानते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम 1 घंटा का रहेगा और 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा क्या? तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए कि बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा एग्ज़ाम, तो आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन टोटल मेरिट जो है 150 नंबर में बनेगा। वो कैसे? वो इस तरह कि 50 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। 50 नंबर आपका 10th 12th और NM जो कोर्स किए हैं उसके वेटेज के आधार पे आपको नंबर मिलेगा। और 50 नंबर एक्सपीरियंस के बेस पे, जो लोग एक्सपीरियंस है उसको एक्सपीरियंस का फ़ायदा मिलेगा, जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है उसका एक्सपीरियंस का फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर ना दुख कर रहा है कि फिर से गरजे ने क्या, थंडरिंग होगा क्या। चलिए आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा। इसमें क्या है, तो सबसे पहले लिखित परीक्षा, मैट्रिक, इंटर, ये सभी, और संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेस जो काम कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उनको दिया जाएगा लाभ 50 नंबर का। सबसे पहले समझिए, ठीक है, टोटल 150 नंबर पे मेरिट बनेगा। ये क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए कुल प्राप्तांक 150 नंबर का रहेगा। ये किस तरह से जोड़ा जाएगा वो देखिए।
तो मैं पहले बता देता हूँ, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक। 10 नंबर का जो रहेगा आपका एनएम का कोर्स किए हैं उसके आधार पे। मान लीजिए आपका एनएम के कोर्स में आपने 60% अंक लाए हैं, तो 10 का 60% कितना होगा, 6, तो आपको 6 नंबर मिलेगा। फिर 40 नंबर जो रहेगा ये आपको दिया जाएगा मैट्रिक के अंक के आधार पे, ठीक है। अगर मैट्रिक में मान लीजिए आपने 500 में 300 अंक लाए हैं, तो 40 मतलब मैट्रिक में अगर आपने 60% अंक लाए हैं तो 40 का 60% मिलेगा, ठीक है। मतलब कितना होता है 60%, अभी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। और फिर इंटर के आधार पे जो है आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 मिनट यार, सॉरी, मैट्रिक के आधार पे आपको 20 नंबर मिलेगा। ये 40 नंबर जो है मैट्रिक के आधार पे 20 नंबर और इंटर के आधार पे 20 नंबर, ठीक है। और 50 नंबर अनुभव के आधार पे। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना होगा क्योंकि यह थोड़ा सा पेचीदार है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में क्या पूछेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब है, सब PDF दे दूँगा, टेंशन मत लीजिए, पहले समझिए बात को। तो 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक, वो हम लोग साइड कर दिए। अब जो बच जाता है 100 नंबर, 150 नंबर में टोटल मेरिट बनेगा 50 का एग्ज़ाम। 100 नंबर में जो है 50 नंबर का आपका वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, जिस कोर्स में आपने जितना अंक हासिल किया है उसके आधार पे। जैसे सबसे पहले देखिए बोला गया है कि यहाँ पे क नंबर में आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पे 50 अंक, ठीक। ख नंबर देखिए यहाँ पे ANM की जो आपका कोर्स किए हैं उसमें आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। किसको 10 नंबर मिलेगा, तो देखिए जो लोग यहाँ पे 60% से ज़्यादा अंक लाए हैं आपका एनएम में, 60% से ज़्यादा है आपका मार्क्स एनएम में, तो आपको 10 अंक मिलेगा। अगर आपका सेकेंड डिवीज़न है मतलब 45% से 60% के बीच में है, ठीक है, तो आपको 7 नंबर मिलेगा। अगर आप थर्ड डिवीज़न किए हैं एनएम में तो आपको जो है 5 अंक मिलेगा। समझ गए। अब आप कितना नंबर लाते हैं वो डिपेंड करता है आप में। तो मुझे लगता है कि हर कोई 60% से अबव ही मार्क्स लाता है एनएम में, ठीक है, तो आपको 10 में 10 मिल जाएगा। सेम अब मैट्रिक में देखिए ग नंबर में ग को 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। ए नंबर है मैट्रिक जो कि 20 मार्क्स का। अगर आप मैट्रिक में 60% से ज़्यादा अंक लाएँ तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सेकेंड डिवीज़न किए हैं मतलब 60 से 45% के बीच में है तो आपको 15 अंक मिलेगा। अगर आप थर्ड डिवीज़न किए हैं मैट्रिक में तो आपको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। वहीं देख लेते हैं इंटर में बात करें तो इंटर में अगर आप फर्स्ट डिवीज़न किए हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा, सेकेंड डिवीज़न किए हैं तो आपको 15 अंक मिलेगा और थर्ड डिवीज़न किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर किसी को मतलब एटलीस्ट या तो 20 नंबर मिलेगा या 15 नंबर। थर्ड डिवीज़न तो कोई नहीं किया होगा, ठीक है। अगर आप थर्ड डिवीज़न किए होंगे तो फिर एनएम ही कोर्स क्यों करते हैं, ठीक है। डेफिनेटली बात है कि आप एनएम का कोर्स किए मतलब थोड़ा सा तो तेज़ हैं एवरेज स्टूडेंट से, तो या तो आपको फर्स्ट डिवीज़न मिला होगा या सेकेंड डिवीज़न, ठीक है। तो इस तरह से आपका मैट्रिक के आधार पे 20 नंबर मिल गया। मान के चलते हैं कि आपने 60% ज़्यादा अंक लाया तो यहाँ पर भी आपको 20 मिल गया। मैट्रिक में और इंटर में दोनों में आपने 60% से ज़्यादा अंक लाया तो आपको 40 नंबर सॉलिड मिल गया, ठीक है। एनएम में भी 60% से ज़्यादा अंक लाए होंगे तो आपको यहाँ पर भी 10 मिल गया। मतलब ये जो 50 नंबर है ना, हर कोई 50 नंबर उठा लेगा, ठीक है। हर कोई 50 नंबर उठा लेगा। तो 50 नंबर तो ये हो गया और 50 नंबर का एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम पे आप कितना स्कोर करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 50 नंबर जो रहेगा वो अनुभव के आधार पे। यह घ नंबर है। हमने क्या क्या देखा कि क नंबर पॉइंट में 50 नंबर का एग्ज़ाम, ठीक। ख नंबर पॉइंट में कि आपका एनएम से 10 अंक, मैट्रिक से 20 अंक और इंटर से 20 अंक, कुल मिला के 100 अंक हो गया। अब जो घ नंबर आता है हमारा, इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविदा का कार्य प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कर रहा है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस केवल सरकारी हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल हो गया, चाहे सब सेंटर हो गया, चाहे सेंटर हो गया, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रही हैं, ठीक है, अनुबंध के आधार पे, तो उनको मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स अनुभव के आधार पे। अनुभव कैसा मिलेगा, मान लीजिए कोई महिला प्रत्येक साल के हिसाब से 5 अंक दिया जाएगा। कितना अंक। अब कोई मान के चलते हैं कि आप कोई लड़की हैं या कोई महिला है, ठीक है, जो भी आप, आई डोंट नो, कि आपने 3 साल काम किया तो आपको जो है 15 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा, 15, ठीक। अगर आपने 5 साल काम किया है तो कितना अंक मिलेगा, 25 अंक मिलेगा। मतलब 5 से गुना कर देना है। अगर आपने 10 साल काम किया है तो कितना अंक मिलेगा, तब मिलेगा आपको 50 अंक। अगर आपने 12 साल काम किया तो कितना अंक मिलेगा, तब भी मिलेगा आपको 50 अंक। क्यों, तब तो 60 अंक मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है कि अधिकतम जो है 10
मतलब अधिकतम 50 ही अंक दिया जा सकता है, चाहे आप 10 साल करें या 10 साल से ज़्यादा करें, ठीक है। मैक्सिमम 50 नंबर ही मिल सकता है अनुभव के आधार पे। तो कुल मिला के बात इतना है कि अनुभव के आधार पे बहुत कम लोगों को अंक मिलेगा, ठीक है। ये हो गया। अब सब जोड़ लीजिए कि आपने एग्ज़ाम में 50 में अंक लाए, ठीक। और इधर आपका जो वेटेज है एनएम जीएनएम और सॉरी एनएम 10th और 12th का ये 50 है और 50 नंबर एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस तो सबको नहीं मिल पाएगा, किसी किसी को मिल पाएगा फ़ायदा, ठीक है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो मेरिट बनाने के लिए आपको जो है ना ये तीनों को जोड़ा जाएगा और जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको फिर लिया जाएगा, ठीक है। हालांकि 3000 लोग सरकारी अस्पतालों में कार्यरत होंगे, नहीं लगता, मुझे लगता है कि ना समथिंग 1000 से 1500 लोग अस्पतालों में कार्यरत होंगे, ठीक है। 1-1500 लोग काम कर रहा होगा झारखंड के सरकारी अस्पताल में जो एनएम है, ठीक है। या 2000 मान लेते हैं, फिर भी 1000 सीट जो है ना फ्रेशर कैंडिडेट जो बिल्कुल नया है, बिल्कुल नए लड़कियां जो आप लोग के पास कोई अनुभव नहीं होगा, ठीक है, 1 साल 2 साल का अनुभव होगा प्राइवेट में, तो उन लोग के लिए 1000 सीट फिक्स मान के चलिए, ठीक है। अब बात आता है कि एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम तो सबका होगा, ठीक है, जो भी फॉर्म भरेगा सबका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का सिलेबस ये है, ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस फॉर एएनएम, ठीक है। सबसे पहले आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से इतना क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मतलब इतना टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इन सब टॉपिक को आप किताब लेके पढ़िए, चाहे गूगल से एक एक करके पढ़िए, वो आप पे डिपेंड करता है किससे पढ़िएगा। वो अब हमको मतलब मैंने बता दिया कि गूगल से एक एक टॉपिक को सर्च कर करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा तो वही तरीका रहेगा। बाकी किताब लेकर पढ़ना चाहते हो तो किताब लेकर भी पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे टाइम मिला तो मैं एक एक करके पढ़ा दूंगा, अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। मैं अपना फ्री रहता हूँ क्लास वगैरह करके। नेक्स्ट है आपका हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन से आपका 4 गो है। न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एंड हाइजीन पढ़ना है, ठीक है, एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन पढ़ना है, एंड फिर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ना है। फिर आता है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में देख लीजिए, आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं, 5 गो टॉपिक है, ठीक है। इसमें पढ़ना है आपको इन्फेक्शन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट पढ़ना है आपको कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। फिर पढ़ना है आपको कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। देन पढ़ना है आपको प्राइमरी मेडिकल केयर के बारे में और फिर पढ़ना है फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है, फर्स्ट एड और रेफरल। नेक्स्ट पढ़ना है आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में, ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है। अब आता है आपका मिडवाइफरी के बारे में पढ़ना है आपको फिर, ठीक है। और फिर अंतिम में आता है हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट। तो टोटल कितने टॉपिक है? हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ, 3 गो हो गया, और ये चौथा, और ये 5 और 6, ठीक है। ये 6 गो जो टॉपिक है ना, 6 में से जान लीजिए कि प्रत्येक टॉपिक से कम आपका 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएगा मान के चलिए। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर से आएगा। ये प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और फिर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर और मिडवाइफरी, ये 2 सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इससे कम आएगा जो हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है, इससे 5 ही क्वेश्चन मान के चलिए। और ये चाइल्ड जो नर्सिंग है, इससे 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया। बाकी मिडवाइफरी से लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मिडवाइफरी से 15 और प्राइमरी हेल्थ से 15, 15 15 30, 10 40 हो गया। और जो 10 क्वेश्चन है, इन दोनों से 5 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। मतलब सब में 5 आएगा। और ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, इससे 15 नंबर और मिडवाइफरी से 15 नंबर। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ? देखिए, मैं भी हेल्थ सेक्टर में काम कर चुका हूँ, ठीक है, एंड मुझे आइडिया है कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सेट होता है। अब बात करें कि एग्ज़ाम हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, ये भी आपको जानना है। और फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे प्रमोशन और सैलरी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो परीक्षा ली जाएगी वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय रहेंगे। यानी कि आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन रहेगा, A, B, C और D, ठीक है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, आपको केवल टिक लगाना होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। आई होप कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी तक नहीं डाउट क्लियर है तो आप और एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, क्या GNM का कोई लड़की या लड़की फॉर्म भर सकती है? ANM तो केवल गर्ल्स लोग करती है। नहीं, GNM का अगर फॉर्म भरेगा तो फिर तो ANM लोग कहाँ जाएगा इसलिए कोई GNM का फॉर्म नहीं भर पाएगा और केवल झारखंड के ही लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं कि आपका काम कहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। तो आपका प्लेसमेंट जो मिलेगा, या हम लोग बोल सकते हैं जॉब लोकेशन कहाँ पे रहेगा, तो या तो आपको सदर हॉस्पिटल में दिया जाएगा, ठीक है, सदर हॉस्पिटल में दे दिया जाएगा, सबसे ज़्यादा चांस है कि सदर हॉस्पिटल में मिलेगा। सदर हॉस्पिटल के अलावा जो ब्लॉक में हॉस्पिटल होता है ना, ब्लॉक में, ठीक है, तो ब्लॉक हॉस्पिटल में मिल सकता है, अनुमंडल हॉस्पिटल में मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो केंद्र रहता है, आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चों को टीका लगाती हैं, ठीक है, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। बच्चों को टीका लगाने वाला में हो सकता है आपके घर के सामने मिल जाए, बहुत अच्छा, ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा तब, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। सब सेंटर में मिल सकता है या फिर आंगनबाड़ी में। तो देखिए सब सेंटर है, उसके बाद ब्लॉक वाला है, डिस्ट्रिक्ट वाला है, अनुमंडल अस्पताल है, इन सभी में से कहीं पर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी कितना मिलेगा, सागर भैया ये भी बता दीजिए। तो देख लीजिए सैलरी कितना मिलता है दोस्त। ये जो पोस्ट है आपका ना, ये लेवल 4 का पोस्ट है। कौन सा लेवल? लेवल 4। और लेवल 4 जो पोस्ट है ये काफ़ी अच्छा पोस्ट माना जाता है, ठीक है। 2400 ग्रेड पे का पोस्ट है। कितना? 2400 ग्रेड पे, ठीक है, 2400 ग्रेड पे। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो रहता है बेसिक पे, जिसको हम लोग 25,000 बोलते हैं, ठीक है, 25,000 कुछ रहता है, 25,000 कुछ, हाँ 25,000 कुछ। ये पोस्ट मालूम है, झारखंड सिविल कोर्ट जो असिस्टेंट रहते हैं, सिविल कोर्ट का असिस्टेंट, उसके बराबर है, ठीक है। वो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट रहता है, उसके बराबर है आपका ये पोस्ट, ठीक है, 2500 ग्रेड पे के। मैंने एक इसरो का फॉर्म भरा था, उसमें भी लेवल 4 का पोस्ट था 2500, ठीक है, वो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट था, समझ रखते हैं। तो आपको लेवल 4 का पोस्ट दिया जा रहा है। इसमें 25,000 मिलेगा आपको बेसिक, बेसिक मतलब आपको एकदम जो शुद्ध है, ठीक है। इस पे आपको 50% डीए मिलेगा, तो 12,500 रुपया डीए मिल जाएगा, मतलब महंगाई भत्ता, डियरनेंस अलाउंस, ठीक है। इसमें आपको एचआरए मिल जाएगा, मान के चलिए कि 10% एचआरए मिलेगा, क्योंकि आपको गांव में, मान के चलते हैं कि आपको गांव में पोस्टिंग होता है, ठीक है। 9%, 18% या 27% मिलता है एचआरए, तो हम मान के चलते हैं सबसे कम कि 10% मिलेगा, 10% मिलेगा, फिर भी आपको जो है कम से कम 2500 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको टीए मिलेगा, टीए मतलब ट्रैवल करने का खर्चा अलग से मिलेगा। तो कुल मिला कितना हो जाता है? 25,000 और 12,000, सिंपल जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा आपका? 37,000, ठीक है। और ये आप 500 जोड़ लीजिए, 38, 39, 40, मान के चलते हैं ना एवरेज कि आपको 40,000 रुपया आसपास मिल जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपका 35 से 40,000 के बीच में रहेगा, 35 से 40,000 के बीच में, रियलिटी बता रहा हूँ, 35 से 40,000 के बीच में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद थोड़ा और हेल्दी हो जाएंगे आप लोग, वेल्दी हो जाएंगे आप लोग ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सारी बातें क्लियर हो गई। और कुछ मुझे लगता है कि कब तक फॉर्म भराएगा, तो देखिए फॉर्म का कोई डेट नहीं आया है, जैसे ही डेट आएगा मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से मैं अलग अलग जो सदर हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे जब भी वैकेंसी आती है झारखंड की, मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो फर्स्ट टाइम आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करने को बनता है। बाकी इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ओके बाय, जोहार झारखंड।